हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। तकरीबन 5 साल तक यूं ही राजू ने मुंबई में अपना काम चलाया। इस बीच अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब में एक छोटा सा कैमियो भी किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। इसके अगले साल 1989 में राजू ने शाहरुख खान की बाजीगर में भी एक छोटा रोल किया। उन्हें लगने लगा कि एक्टिंग की गाड़ी चल जाएगी। राजू ने तकरीबन 30 फिल्में भी की। मैंने प्यार किया में एक रोल किया, लोग पहचानने भी लगे। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और वाह तेरा क्या कहना जैसी फिल्मों में बड़े बड़े रोल भी किए, लेकिन वो फिल्में भी नहीं चली। राजू को लगा कि ये फिल्म वाला काम उनके फ्लेवर का नहीं है। वो स्टेज शोज की तरफ चलने लगे। दूरदर्शन पर आने वाले कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन से राजू की शोहरत और बढ़ी। नाम और पहचान मिली तो पैसे भी बढ़ गए और स्टेज शोज भी। तकरीबन 3500 शोज राजू श्रीवास्तव ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर किए। इन शोज में छोटे छोटे शहरों में होने वाले शादी और बर्थडे पार्टी से लेकर बड़े बड़े स्टार्स के बड़े शोज में होने वाले फिलर स्किट शामिल थे। किशोर कुमार, कल्याण जी आनंद जी, आशा भोसले से लेकर फाल्गुनी पाठक तक शोज में राजू की जगह बनती गई। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख और सलमान जैसे बड़े बड़े स्टार्स के वर्ल्ड टूर में राजू का छोटा ही सही लेकिन एक्ट रखा जाने लगा, जिसमें पैसे भी अच्छे मिलते और तालियां भी। लेकिन इस सबके साथ राजू सोचते कि आखिर स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट को स्टार्स जैसी मकबूलियत क्यों हासिल नहीं है। गानों का जोर तो था ही। राजू को किसी ने आइडिया दिया, क्यों ना वो अपने चुटकुलों का भी एक ऑडियो कैसेट बनाए। राजू को आइडिया पसंद आया। उन्होंने हंसना मना है के नाम से कॉमेडी टेप्स बनाई। ये खूब चली। फिर तो सिलसिला ही शुरू हो गया। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 के बाद हंसो और हंसाओ के नाम से कैसेट आने लगे। राजू की तस्वीर भी उन कैसेट्स पर होती, लेकिन ये कैसेट सबसे ज्यादा छोटे शहरों में बस ऑटो रिक्शा में बजते। तो लोग राजू की आवाज से वाकिफ हो गए, लेकिन चेहरा तब तक उतना पहचाना नहीं गया। हाँ, मुंबई इंडस्ट्री में राजू श्रीवास्तव का नाम बड़ा होने लगा था। जॉनी लीवर के बाद शोज में राजू को जगह मिलने लगी थी। फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स तो मिल ही रहे थे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए और जो बैठे हैं नहीं लेट। जो हंसाता था वो रुलाकर चला गया, जिसके लतीफों पर हंस हंस कर पूरे शरीर में खून दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगता था, वो राजू श्रीवास्तव जब 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल के जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक गिर पड़े। राजू दिल्ली कुछ लोगों से मिलने आए हुए थे। कार्डियक अरेस्ट के बाद राजू श्रीवास्तव को तुरंत CPR दिया गया। फिर उनके ट्रेनर ने उन्हें एम्स पहुंचाया। यहाँ राजू को होश नहीं आया। इमरजेंसी से राजू श्रीवास्तव को एम्स के कार्डियोथेरेसिक एंड न्यूरोसाइंस सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां एंजियोग्राफी ऑब्जर्वेशन में पता चला कि राजू के दिल के एक बड़े हिस्से का 100% हिस्सा ब्लॉक है। कभी भी अपना वर्कआउट मिस ना करने वाले राजू श्रीवास्तव पहले से हार्ट पेशेंट रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजू की इससे पहले भी 2 बार एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। तकरीबन 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और उसके बाद करीब 7 साल पहले लीलावती हॉस्पिटल में उनकी एक बार और एंजियोप्लास्टी की गई। राजू को इससे पहले स्टंट्स लगाए जा चुके थे। इस ट्रीटमेंट के दौरान राजू श्रीवास्तव को एक नया स्टंट भी लगाया गया, मगर राजू श्रीवास्तव की हालत नहीं सुधरी। हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का राजू सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। 2005 में आए इस स्टैंड अप कॉमेडी शो के साथ राजू की एक और पहचान बनी, गजोधर भैया की। गजोधर उस किरदार का नाम था जिसके अंदाज में राजू लाफ्टर चैलेंज के स्टेज से उतरते थे। इस किरदार की खूबी ये थी कि वो अपनी ट्रेजेडी पर कॉमेडी करता था। इसकी इंस्पिरेशन राजू श्रीवास्तव को अपने ननिहाल, जो कि यूपी के रायबरेली में था, वहां के एक नाई से मिली थी। राजू का हर अंदाज बिल्कुल आम लोगों का था। उनकी रोजमर्रा की हरकतों को राजू ने बारीकी से पकड़ना शुरू किया और आम लोग राजू के लतीफों पर तालियां बजाने लगे। यूपी के भैया वाले अंदाज में राजू ने कॉमेडी में कभी अश्लीलता नहीं आनी थी और ये हर घर में उनकी पहचान बनाने में सबसे कारगर साबित हुआ। लाफ्टर चैलेंज ने राजू को ऐसी शोहरत दी कि हर रियलिटी शो, हर अवार्ड शो में राजू नजर आए। वो अमिताभ बच्चन के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ अपने घर वालों की भी नकल करते और उनकी मिमिक्री का अंदाज इतना जुदा था कि राजू की हर हरकत, हर एक्सप्रेशन जैसे कॉमेडी बन जाती थी। जिंदगी के संघर्ष ने राजू को पकाया, उनकी कॉमेडी को धार दी, मगर राजू श्रीवास्तव ने कभी अपने किसी इंटरव्यू में अपने संघर्ष का जिक्र नहीं किया। राजू का मानना था कि देर से ही सही कामयाबी उन्हें मिली और कामयाबी मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी लोगों को हंसाना है, न कि स्ट्रगल की कहानियां सुनाकर अपनी तकलीफों की दास्तां बयां करना। टीवी से जुड़ा रिश्ता और गहरा हुआ। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे राजू श्रीवास्तव को बिग बॉस के तीसरे सीजन में बतौर कंटेस्टेंट बुलाया गया।
अमिताभ बच्चन तब बिग बॉस के होस्ट थे और बच्चन साहब के फैन राजू बिग बॉस में पहुंचे तो वहां भी हंसते हंसाते रहे। सेलिब्रिटीज से भरा ये घर राजू का मुरीद था। बस राजू को नहीं पटती थी तो देशद्रोही एक्टर KRK से। बता दें कि बिग बॉस में राजू श्रीवास्तव की KRK के साथ एक बार बहुत तेज लड़ाई हुई थी, लेकिन चैनल ने इसे ऑन एयर नहीं किया। खैर 2 महीने बिग बॉस के घर में बिताने के बाद राजू घर से बाहर आ गए। बिग बॉस के घर का ये तजुर्बा राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी स्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल किया। स्मॉल स्क्रीन के बड़े स्टार बन चुके राजू श्रीवास्तव इसके बाद कॉमेडी सर्कस का हिस्सा बने। साथ ही लाफ इंडिया लाफ और कॉमेडी का महामुकाबला जैसे शोज में राजू अलग अलग अंदाज में नजर आते रहे। कॉमेडी के साथ राजू श्रीवास्तव ने थिरकने की ठानी तो सेलिब्रिटी डांस शो नच बलिए में भी हिस्सा लिया। इस बीच कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा का नाम तेजी से उभरने लगा था। दुनिया ने कहना शुरू किया कि कॉमेडी में राजू चूक गए हैं, लेकिन ये बोली तब बंद हुई जब कपिल ने अपने कॉमेडी नाइट शो में राजू को इनवाइट किया। अलग अलग किरदार में राजू यहाँ भी हंसते और हंसाते रहे। कानपुर के हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है राजीव भाई 1 मिनट के लिए अगर आप आएंगे तो हम सब आपके साथ बहुत मजा करेंगे। सब हर क्षेत्र के बड़े गणमान्य व्यक्ति आए हैं, प्रोग्राम में एक स्तर बनाए रखेंगे। एक आदमी अभी पीछे हमें खड़ा कर दिया, बोले फोटो खींच रहे हैं, हम पोज बनाए खड़े हैं और 3-4 मैसेज पढ़ के बोल रहे हैं अम्मा का मैसेज था। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। ये अंकल कितना, आप दांत संभालो गिरेंगे। वहां सब ठीक तो है? गड़बड़ है। तुम बताओ, पहले वो नीली वाली बगल में खड़े थे, बाद में पीली वाली। तुम पहले डिसाइड करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन। तुमने 1.5 घंटे में प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक मैडम से मैंने कहा, मैडम आप इतनी गोरी, आपके हस्बैंड इतने गोरे, आपके 3 बच्चे इतने काले कैसे? बोले हाँ ये तीनों एक दूसरे से जलते हैं। हाँ जी, आइए आशु की बात करते हैं। तो आशु यानी अभिनव की जैसे ही शादी तय हुई, अभिनव पंडित जी के पास गए, ज्योतिषी के पास। बोले महाराज हमारी अभी नई नई शादी तय हुई है, हमारी हस्तरेखाएं देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले बच्चा तुम्हारे हस्तरेखाएं बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन हैं। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी। शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से खाना बनवाएगी। शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। अच्छा मीडिया इतना आगे निकल गया है, अब पीछे आना बहुत मुश्किल है। इतना न्यूज बनाने के चक्कर में, न्यूज ढूंढने के चक्कर में कभी कभी इतने निर्दयी हो जाते हैं, किसी भी हाल में न्यूज चाहिए। एक आदमी पानी में डूब रहा है, उसको बचाते नहीं है, उसके मुंह पे माइक घुसेड़ के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है? एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, बम फटा बच गया, अस्पताल में होश आया, उसको खुद को बिलीव नहीं हो रही हो कर, इतने मीडिया वाले घुस गए, उसके मुंह पे माइक घुसेड़ के बोले अच्छा ये बताइए जो बम फटा आपके बगल में, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? अब इसका गुस्सा देखिए, नहीं एकदम से तो नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा शर्माए, अब धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते मेरी तरफ आए नजदीक, तो मेरी और मुंह करके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा ना माने तो फट लो। मैंने कहा आए हो तो फटी लो। तो बम ने मेरी ओर देखा और उनके मुंह से आवाज आई आपको पता है जब कहीं भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है, वोटर्स को लुभाना शुरू कर देते हैं। तो यूपी में देखा गया चुनाव के दौरान कि बड़े बड़े नेता गरीब की झोपड़ी में रात गुजारते थे, किसी दलित के घर में रात गुजारते थे। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब के झोपड़े में दस्तक हुई, एक बुढ़ी निकल के आई, अरे को है? अम्मा देखो
बहन जी आई हैं, ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन का मरे तो 9 साल हो। नहीं अम्मा, वो बहन नहीं, बहन जी हैं, मायावती जी, ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे भाई हम सुला लेते, मैं गरीब का घर है, 4 पाई एक है, हम राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। बोले अम्मा तुम मायावती जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी सोना बहुत जरूरी है, बुढ़िया के यहाँ मीडिया चारों तरफ है और 3 दिन बाद वोटिंग है, आप छत पकड़ लो इनकी, छत पे कोई नहीं होगा। सीढ़ी लाई गई, बहन जी सीढ़ी चढ़ रही थी, तभी छत से आवाज आई, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। अब समाज को क्या हम अब हमारा परिवार बहस आजम खान क्या लेते आजम खान, उनके बगल हमारा भाई, हम भाई सिपा राम उपा हमारा छोटा राम ये आखिर बगल हमारे बहू। तो इस बार हमारे परिवार में समय रहते पूरी जगह छेक ली, तो इस बार किसी बहन जी की बुआ की आवश्यकता नहीं। दीपावली हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और भूल जाते हैं वहीं पे माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू, उल्लू जो कि उनके चरणों पे बैठा होता है। तो एक बार उल्लू भड़क गया। उल्लू माता लक्ष्मी से बोला, माता जी मैं आपका वाहन हूँ, आप मेरे ऊपर विचरण करती हैं, मैं समर्पण भावना से आपके साथ रहता हूँ, पूरी जिंदगी आपको दे दी है, मैं आपके साथ रहता हूँ। और लोग इतने स्वार्थी हैं कि आते हैं, आपको भोग लगाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, सिर्फ पैसे के लालच में, लक्ष्मी के लालच में, और मुझे भूल जाते हैं, इसलिए कि मैं उल्लू। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है, क्रोध तुम्हारा बिल्कुल उचित है। जाओ उल्लू, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लक्ष्मी पूजन से पहले 12-13 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी उल्लू की, और लोग समझेंगे उसको करवा चौथ। तब से हर उल्लू पूजा जाने लगा। गिफ्ट बांटने का रिवाज है। अगर फिल्म स्टार से अपनी बख्शीश मांगने जाए, दिवाली मांगने जाए, तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे? मोहल्ले का चौकीदार पहुंच गया अमिताभ बच्चन के बंगले में। नमस्कार, मैं चौकीदार है। श्याम जी मैं चौकीदार है, मैं छोटा आदमी है, मैं 2 छोटी बीवी है, मैं छोटा आदमी। श्याम जी दिवाली दे दो, श्याम जी दिवाली बख्शीश दे दो, श्याम जी दिवाली बख्शीश। अरे भैया, दिवाली में कोई हमारे घर से खाली जाए ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इतना बड़ा त्योहार है रे भैया, कैडबरी लाइए, मुंह खोलिए। कुछ मीठा हो जाए, हैप्पी दिवाली आए। शाहजी अब तो बहुत कंजूस है। शाहजी मजाक मत करो, महंगाई है, कुछ और दो। शाहजी बहुत कुछ और दो, महंगाई है। अरे खोपड़िया में दर्द है, लाइए ये लगाइए ठंडा ठंडा कूल। हैप्पी दिवाली। शाहजी में छोटा आदमी, 2 मेरी छोटी बीवी है। शाहजी ऐसा मत करो, बहुत महंगाई है, मजाक मत करो, बहुत महंगाई है। अरे भैया पेट गड़बड़ है, ये लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे साफ और तंदुरुस्त। शाहजी आप तो बहुत विज्ञापन किया है शाहजी, फिर आप हमको सीमेंट भी खिलाएगा। शाहजी आपको विज्ञापन किसी से कुछ भी याद नहीं है? अरे याद से याद आया 30 दिसंबर ना भूलिएगा, पल्स पोलियो डे, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है शाहजी, आपको कुछ देने वाला नहीं है, मैं जा रहा है। अरे ऐसे कैसे जाएंगे भाई? सन 2012 में आपको दिवाली में क्या मिलना चाहिए, आपके ऑप्शंस ये है।
ए 1.5 किलो काजू बादाम, बी पिछले साल के जले हुए पटाखे, सी घर के पुराने कपड़े, या फिर डी 11 रुपए का चेक टीडीएस काट के। समझ गया साहब जी, एकदम समझ गया। ठीक है साहब जी, ए सोलेगा काजू बादाम। ओके, तो ए काजू बादाम पे ताला लगा दे। साहब जी ताला लगाएगा तो कैसे देगा? खोल के दे दो साहब जी। ओके कंप्यूटर जी, जो ए जो है, ए को समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस साल आप कुछ भी नहीं ले जा पाए, अगले साल जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं यही मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।